हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ओन क्लास इंग्लिश। आज हम लोगों का टॉपिक है सिंथेसिस। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सिंथेसिस के बारे में। इंट्रोडक्शन क्लासेस चली थी जिसके में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया। एक हल्की फुल्की नॉलेज और एक आउटलाइन आपको दिया था मैंने। तो आज उसी में से हम लोग सिंपल सेंटेंस के एक पॉइंट को लेकर देखते हैं जो मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको कह दिया था कि यही टॉपिक में लेके आगे बढ़ूंगा। टॉपिक है हम लोगों का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं नॉमिनेटिव का मतलब हो जाता है सब्जेक्ट से, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्रीशिप, फ्री, जो फ्री हो। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो कैसा हो, फ्री हो, यानी कि वो रहे चाहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमारे पास दो सेंटेंस होंगे, एक जब हम लोग उसको कंबाइन करेंगे दोनों सेंटेंस को, तो जो एक हमारा सेंटेंस होगा जिसका सब्जेक्ट किसी काम का नहीं होगा, रहे चाहे ना रहे लेकिन लिखना पड़ता है इसको, तो बस ये समझिए उस सब्जेक्ट को फ्री किया जाता है। बाकी चीज़ों को रखा जाएगा, केवल क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को फ्री कर देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज को और ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का ही यूज क्यों करा है। जब सिंपल सेंटेंस बनाने के आपके पास 7 वेज हैं, 7 तरीके हैं, तो फिर आप इसको क्यों यूज करेंगे, ये जानना जरूरी है। तो जानने के लिए आपको ये एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जानना होगा कि ये जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हम लोग फ्रेज करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में एक रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन? कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये संबंध होना बहुत ज़रूरी है। अगर कारण और परिणाम का संबंध नहीं है तब हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। पहली बात ये हो गई। तो दूसरी बात को ध्यान में ये रखना है कि जो हमारे पास दो सेंटेंस होंगे, ठीक है, दो सिंपल सेंटेंस होंगे, उन्हीं को मिला के हमको एक नया सिंपल बनाना होगा। तो जो दो सेंटेंस हमारे पास होंगे उसमें क्या होगा, दोनों के सब्जेक्ट कैसे होंगे, इस पे भी थोड़ा सा बात किया जाए तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि दो सिंपल सेंटेंस जिनके सब्जेक्ट अलग अलग हों और उनके बीच में कारण और परिणाम का संबंध हो, उन्हें हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको पहचान यही करना है। सबसे पहले तो आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, जानेंगे कि उसमें कारण और परिणाम का संबंध है कि नहीं है। अगर संबंध है फिर दोनों सेंटेंस को देखिए, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। अगर ऐसा आपको हो जाए तब फिर हमारा रूल क्या बनता है। रूल कहता है कि जो कारण बताता है, ठीक है, जो कारण बताता है, दो सेंटेंस है, दोनों में से कारण बताने वाले सब्जेक्ट को, यानी कि जिस सेंटेंस में कारण बताया जाए उसके सब्जेक्ट को जैसे है वैसे ही लिखा जाता है। चेंजिंग क्या होता है, कारण बताने वाले सेंटेंस के वर्ब में परिवर्तन होता है। बस आपको इतना याद रखना है क्या, कि वर्ब में परिवर्तन होगा। और वर्ब को करेंगे क्या, जो भी हमारा वर्ब होगा इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो 3 तरह से आपको यूज करना पड़ेगा, इसीलिए रूल 3 बनता है। पहला रूल, ये तो मान लीजिए हम इंपॉर्टेंट में बता रही है, रूल को अगर नीचे कर दिया जाए तो रूल को समझिए। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जिस सेंटेंस में कारण बताया जाए उसके सब्जेक्ट को जहां है वहीं पे रहने दिया जाए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उसके वर्ब को क्या करना है, पार्टिसिपल बनाना है। अब ध्यान रखना है कि पार्टिसिपल 3 है, तो कौन कौन सा हमको यूज करना पड़ेगा। अगर हमारे सेंटेंस में, कारण बताने वाले सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब दिया हो तो उसे हम लोग सीधे सीधे ING फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ING फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और
जो दूसरा सेंटेंस होता है, तो पहला सेंटेंस जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, बाकी जो चीज़ें बचेंगी उनको लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों जैसे रहेगा वैसे के वैसे ही लिख दिया जाएगा। इसको आप लोग एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस है द टीचर वॉज एब्सेंट, यानी अध्यापक एब्सेंट थे। वी लेफ्ट द क्लास, हम लोग कमरे से बाहर निकल गए। तो भाई आखिर हम लोग कमरे से बाहर निकले, इसका कुछ तो रीजन था। अगर क्लास में टीचर रहे होते तो क्या हम लोग बाहर निकलते? नहीं निकलते ना। तो यहाँ पे कारण क्या आ रहा है? टीचर थे ही नहीं, इसीलिए बच्चे क्या हुए? बाहर निकल गए। यानी कारण और परिणाम का संबंध है, ये क्लियर हुआ। दूसरा, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट है द टीचर और इसमें सब्जेक्ट है वी। दोनों का अलग अलग है ना, कारण परिणाम का संबंध हो गया, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। अब आपको क्या करना है कि वर्ब को पार्टिसिपल बनाना है। तो हमारा जो रूल 1 यही कहता है कि अगर कारण बताने वाले सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब आया हो, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, कोई भी लिंकिंग वर्ब आया हो तो क्या करेंगे? उसे आईएनजी के फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात है, ये जो लिंकिंग वर्ब होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिंकिंग वर्ब है क्या। बहुत ही इजी चीज़ है ये। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास इज, एम, आर, वॉच और वेयर होते हैं, यही होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब। क्लियर है? तो लिंकिंग वर्ब को क्या करना है? आईएनजी फॉर्म में लिखना है। बाकी मैंने कहा कि सब्जेक्ट जहाँ रहेगा वहीं छोड़ देंगे, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, बाकी चीज़ों को पूरा करेंगे। पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। चलिए करके देखते हैं, सिंपल बना ही देते हैं इसको। ये सेंटेंस हो जाएगा द टीचर। मैंने कहा कि लिंकिंग वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखो, तो वाज को आईएनजी फॉर्म में करने का क्या मतलब? इसमें आईएनजी जोड़ दिया जाए। अगर इसमें आईएनजी जोड़ दिया जाए तो फिर बिगड़ जाएगा, कोई शब्द ही नहीं बनेगा। ये हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास ये इज, एम, आर, वॉज, वेयर है, ये सब क्या हैं? ये सब हैं बी के ही रूप हैं, ठीक। तो हम लोग इज में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, एम में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, आर में नहीं जोड़ेंगे, वॉज में नहीं जोड़ेंगे, वेयर में नहीं जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? बी में जोड़ेंगे। यानी कि हमारे पास जो बचता है बी, इसी में जोड़ देंगे आईएनजी। द टीचर बीइंग। अब क्या बचा? ऑब्सेंट, ऑब्सेंट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और दूसरा पार्ट जैसे का तैसे लिख देंगे। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा वी लेफ्ट द क्लास, वी लेफ्ट द क्लास। आई थिंक आप लोग क्लियर हैं? सब कुछ सेम है, जैसा मैंने रूल में बताया उस तरह से एक रूल आप लोगों का क्लियर होता है। और जो भी ये लिंकिंग वर्ब की तरह से मिलेंगे, आप लोग उसके हिसाब से इस तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। द डे वॉज फाइन और दूसरा सेंटेंस है वी प्लेड क्रिकेट। ध्यान से देखिए, द डे वॉज फाइन मतलब दिन अच्छा था। वी प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल लिए। यानी क्रिकेट खेलने के लिए दिन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर दिन अच्छा है तभी तो खेलेंगे, बरसात हो रहा तो कहाँ खेल पाएंगे आप? यानी कि रीजन ये बता रहा है, कारण बता रहा है, और इस कारण का परिणाम क्या हो गया कि हम लोग उसके वजह में क्रिकेट खेल लिए, ठीक। तो पहली चीज़ ये कि कारण और परिणाम का संबंध हुआ। दूसरा चीज़, इसमें सब्जेक्ट है द डे और इसमें सब्जेक्ट है वी, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो गया, दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं यहाँ पे। फिर वही रूल में मैंने क्या कहा था कि अगर कोई लिंकिंग वर्ब आ रहा हो, कारण बताने वाले सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब आ रहा हो, तो केवल उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दीजिए, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा द डे, वॉच को बदलेंगे आईएनजी फॉर्म में तो बीइंग फाइन, पहले वाक्य के अंत में कॉमा लगाएंगे, दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे, वी प्लेड क्रिकेट। इज इट क्लियर है? तो एक रूल क्लियर हुआ जिसमें आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा।
अब हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकेंड रूल की तरफ कि सेकेंड रूल क्या कहता है। चलिए रूल सेकेंड पे चलते हैं। रूल सेकेंड भी वही चीज़ है, सारी चीज़ें सेम है। दोनों में कारण परिणाम का, दोनों सेंटेंस में कारण परिणाम का संबंध होना चाहिए और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। तो पहले हम लोगों ने बात किया था लिंकिंग वर्ब के बारे में। रूल सेकेंड में हम लोग बात करेंगे अगर हमारा जो वर्ब है, जो भी हमारा वर्ब है, अगर ये एक्टिव वॉइस में हो, एक्टिव वॉइस में हो, क्लियर, तो हम लोग करेंगे क्या इसको, तब जो ये वर्ब होगा इस वर्ब को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, अगर वर्ब एक्टिव वॉइस में हो तो हम इस वर्ब को कन्वर्ट कर देंगे पार्टिसिपल में ही कन्वर्ट करेंगे, किस में, इसमें चेंज कर देंगे हैविंग प्लस V3 में चेंज कर देंगे। बस इतना ही करना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं। बस करना क्या है, जो कारण बताने वाला सेंटेंस है अगर वह एक्टिव वॉइस में है तो हम लोग उसको हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बाकी पहले वाक्य के अंत में कॉमा लगाएंगे और दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे। सीधे एग्जाम्पल पे आइए, एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस है द सन रोज, द सन रोज मतलब सूरज निकला, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने लगी। तो सूरज निकला तभी तो चिड़िया उड़ने लगी। अगर रात में, अगर सूरज निकले ही ना तो चिड़िया रात में थोड़ा उड़ेंगी, रात में चिड़िया उड़ती ही नहीं है। और सब लोग जानते हैं कि यह नेचुरल चीज़ है, सुबह जितना अर्ली हो सके चिड़िया उतनी अर्ली बाहर निकलती हैं और जितना अर्ली हो सके शाम को वापस भी आती हैं। इसीलिए वो लोग बीमार कम पड़ती हैं, चिड़ियों को बीमारियां बड़ी कम होती हैं। तो यहाँ पे द सन रोज एक सेंटेंस, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई दूसरा सेंटेंस। अगर सूरज निकला है तभी चिड़ियों ने उड़ना शुरू किया है, कारण परिणाम हो गया। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, द सन है, यहाँ पे द बर्ड्स है। मैंने कहा जो सेंटेंस कारण बताएगा, जो सेंटेंस कारण बताएगा उसके वर्ब को क्या करना है, हैविंग प्लस V3 में बदल देना है, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म में। देखिए कैसे, द सन हैविंग राइजन कॉमा, बाकी दूसरा सेंटेंस वैसे के वैसे ही लिख देंगे, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई। ठीक है, कितना आसान है। केवल मैंने क्या किया, इस वर्ब को ही चेंज किया है, इस वर्ब को ही केवल चेंज किया गया है। मतलब रोज के जगह पे क्या, हैविंग राइजन को यूज किया गया है। इतने में ये सेंटेंस क्लियर हो गया। यानी अगर एक्टिव वॉइस में है तब हम लोग क्या करेंगे, हैविंग राइजन का यूज कर देंगे। क्लियर है। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल यानी रूल थर्ड पे। हाँ, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल थर्ड कहता है कि अगर कारण बताने वाला सेंटेंस, उसमें जो वर्ब हो अगर वह पैसिव वॉइस में हो, यानी कि हमारा मिलने वाला वर्ब पैसिव वॉइस में हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ब को हैविंग बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज कर देंगे। बाकी चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करना है। केवल आपको ये देखना है कि कारण बताने वाला सेंटेंस अगर उसमें वर्ब पैसिव वॉइस में हो तो हम लोग क्या कर देंगे, हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए तब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लैट। अच्छा एग्जाम्पल है, द कैप्टन वॉज किल्ड मतलब क्या हुआ, कैप्टन को मार दिया गया। देखिए वाज के साथ, हम लोगों ने जो टेंस पढ़ा था वाज के साथ ING पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म
और हम जानते हैं जब EJMR के साथ वाज ये थर्ड फॉर्म आने लगे तो मतलब वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यूज किया हुआ है वाज किल्ड, यानी इसमें वर्ब क्या आया है, किल्ड। अब दी आर्मी फ्लेड मतलब आर्मी भाग गई। तो आर्मी के भागने का कारण क्या हुआ, कैप्टन का मारा जाना। कैप्टन मारा गया तभी तो आर्मी भाग गई, तो कारण इसमें हो गया और कैप्टन के मरने का परिणाम क्या हुआ कि आर्मी भाग गई। ठीक, तो कारण परिणाम का संबंध हुआ। सब्जेक्ट द कैप्टन द आर्मी, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है। करना क्या है, बस वर्ब देखना है। वर्ब को ही हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, बाकी सब क्लियर है। तो ये हो सकता है द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा लगाइए और दूसरा सेंटेंस जैसे के तैसे लिख दीजिए, द आर्मी फ्लड। ठीक है, देखिए अगर पैसिव वॉइस में है तो हम लोग ऐसे ही चेंज करेंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। पहले सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद, यानी यहाँ तक आते जाते हमको कॉमा लगा देना है और दूसरा भाग जैसे रहेगा वैसे ही उसको लिख देना है। इस तरह से हम लोगों का ये हम इनको सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चूँकि ये भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, हमने क्या किया, दोनों को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। और जानते हैं ना कि जब सेंटेंस को कंबाइंड किया जाता है तो वह बोलने में बहुत इंप्रेसिव हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ बंदा पढ़ा लिखा है। ठीक, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। The letter was written, I posted it। क्लियर, देखिए द लेटर वॉज रिटेन, या फिर वाज के साथ क्या आया, रिटेन, यानी थर्ड फॉर्म, यानी कि लेटर को लिखा गया। ठीक है, आई पोस्टेड इट, मैंने क्या किया, उसे पोस्ट कर दिया। तो आखिर पोस्ट क्यों किए, लिखा गया था तभी तो पोस्ट किए। तो लिख देने के बाद ही क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है, कारण परिणाम हुआ। इसमें सब्जेक्ट आपका हो गया द लेटर, इसमें सब्जेक्ट हो गया आई। दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए और सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए, मतलब हम लोग अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, मैंने पहले शुरू में ही बताया था कि जो सब्जेक्ट कारण बताता हो उसका कोई वो स्वतंत्र हो जाता है, फिर उसका कोई काम दाम रह नहीं जाता है। तो करना क्या है, हमको चेंज करना है किसको, केवल वर्ब को ही तो चेंज करना है। ये हमारा पैसिव वॉइस में जा रहा है। पैसिव वॉइस में जाने का मतलब वर्ब को हैविंग बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा, द लेटर हैविंग बीन रिटेन, कॉमा लगाएंगे और दूसरा पार्ट जैसे है वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, इसमें अब जो भी हम लोग सब्जेक्ट लिखे हैं कारण बताने वाले सेंटेंस के, जैसे इसमें द कैप्टन है, इसका कोई वैल्यू बचा ही नहीं है, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लड, यानी कि जब कैप्टन को मार दिया गया तो आर्मी भाग गई। अब भागने का काम आर्मी कर रही है ना, सब्जेक्ट का काम तो वो कर रही है, तो फिर इस सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी देखा जाए तो लेटर काम करने वाला कौन है, आई, तो ये तो फिर ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो बड़े आराम से हम लोग इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। नहीं समझ में आई हैं तो एक बार, दो बार, चार बार बैक करके पॉज करके देखते जाइए। और मैंने रूल्स लिखा तो नहीं है लेकिन बोला ज़रूर है। आप लोग चाहेंगे तो स्लो मोशन में जाके एक एक शब्द को सुन के लिख सकते हैं, रूल भी लिख सकते हैं, बाकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और इस तरह के और भी काम कर सकते हैं। तो आप लोगों के सिंपल सेंटेंस का एक टॉपिक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आज फिनिश हुआ। फिर अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, मे बी कि पार्टिसिपल या फिर इन्फिनेटिव में से कोई एक टॉपिक उठाऊंगा मैं। तब तक के लिए टेक रेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।